Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में एक डिस्कशन होने वाला है फॉर द होल वीक रिवीजन ऑफ वीक सेकेंड एंड टाइम टेबल ऑफ वीक थर्ड। तो जो थर्ड वीक है उसका टाइम टेबल और जो पिछला हुआ वीक है वीक सेकेंड उसका पूरा रिवीजन लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सब्जेक्ट का जिसका नाम है फार्मेकोलॉजी और टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ऑन मंडे ड्रग ऑफ चॉइस इन फॉलोइंग डिसीज एंड डिसऑर्डर इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस था फॉर द डिसऑर्डर या फिर डिसीज। तो हेलमेंथियासिस के लिए पिपराजिन, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल एंड पायरेंटिल पामोएट, ये चार ड्रग्स थे हेलमेंथियासिस के लिए एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इंसोम्निया के लिए डाइजिपाम, एल्प्राजोलम, नाइट्राजिपाम एंड बार्बिटुरेट्स, ये चार ड्रग्स हुआ करते थे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंसोम्निया। टाइफॉइड के लिए क्लोरामफिनेकॉल, सिफेक्साइम, ओफ्लोक्सासिन एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन रहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड। डैप्सोन जिसका केमिकल नेम है 4,4 डाई अमीनो डाइफिनिल सल्फोन, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट, सिफिलिस के लिए पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस एक बहुत ही अहम रोल है। इसको मैंने अंडरलाइन किया है या फिर हाईलाइट किया क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये ड्रग एग्जिट एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोबेंसिड एंड एलोप्यूरिनॉल, ये दो ड्रग्स ऑफ चॉइस है गाउट के लिए। डाइजिपाम है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इस डिसीज के लिए 6 मरकैप्टोप्यूरिन, क्लोराम्ब्यूसिल एंड बस सल्फान, ये तीन ड्रग्स ड्रग ऑफ चॉइस है। ट्राइकोमोनियास के लिए मेट्रेंडियाजोल एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन एंड पैरासीटामोल, ये तीन ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं अर्थराइटिस के लिए, जो कि एक मेजर कैटेगरी काउंट करती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के लिए। अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए एथोरवास्टेनिन नाम का ड्रग एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ग्लिसरील ट्राई नाइट्राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GTNB बोलते हैं। पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, ये दो ड्रग हम पायरेक्सिया में प्रिस्क्राइब करते हैं। फेनिटोइन एंड कार्बामाजेपिन, ये दो ड्रग एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं ग्रैंड मल एपिलेप्सी में। एंड एम्फिटामिन इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ओबेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेनेटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सल्फामिथाऑक्सेसोल एंड ट्राइमिथोप्रीम, जो कि एक मेजर कैटेगरी में काउंट होता है जिसका नाम है सल्फा ड्रग्स। तो ये 5 ड्रग्स प्लाग में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट प्लाग में बहुत कम दिखाई देते हैं। उसके बाद कार्डियक अरेथमियास के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है क्विनिडिन, लिग्नोकेन, प्रोपैनलॉल, प्रैक्टोलॉल एंड प्रोकेनामाइड। उसके बाद एम्बीबॉइक डिसेंट्री के लिए इमेटिन, मेट्रेंडियाजोल, टिनिडाजोल, क्लोरोक्विन एंड डिलोजेनाइड फ्यूरोएट, ये ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं। राउंड वर्म इन्फेक्शन के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, टेट्रामिजोल एंड पिपराजिन, ये 4 ड्रग रहते हैं। ग्लूकोमा के लिए एंटी ग्लूकोमा ड्रग जो कि है पीलोकार्पिन, कार्बेकॉल, थिमेलॉल, बीटाजोलॉल, फाइजोस्टिग्माइन, एसिटोजोलामाइड, ग्लिसरीन एंड मैनिटॉल, इतने सारे ड्रग ग्लूकोमा में प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं फिजिशियन द्वारा, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट और बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाई देती है। साइड इफेक्ट कम पर इफेक्टिवनेस ज्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट,
ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग के लिए हम प्रालिडॉक्साइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैम बोलते हैं, जो कि एक क्लोरीन इस्टरेज रीजनरेटर है। साथ ही साथ डाई एसिटिल मोनोऑक्साइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डैम बोलते हैं, और एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। गोनोरिया के लिए हम सिफ्ट्रैक्सोन, पेनिसिलिन जी एंड सल्फा ड्रग्स, ये 3 ड्रग्स हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए हम डिजॉक्सिन, एमिनिरोन, मिलिरोन एंड ओआबिन, ये 4 ड्रग हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं। और एस्कैरिस के लिए हम मेबेंडाजोल, ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। रीनल फेलियर के लिए हम क्लोरथैलिडोन, ये ड्रग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, मोशन सिकनेस के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करते हैं प्रोमिथाजिन, एंड मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए नियोस्टिग्माइन एंड प्रेडिनिसोलोन, ये 2 ड्रग हम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, उसी दिन ऑन मंडे हमने देखा था HCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कमिटीज इन द हॉस्पिटल। उसके बाद जो उसमें सबसे मेन टॉपिक था फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PTC भी बोलते हैं। तो PTC का डेफिनेशन हम देख लेंगे। द हॉस्पिटल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू rational use of drugs by erecting a committee which formulates the policies regarding the therapeutic use of drugs. उसके बाद हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ PTC, मतलब PTC का गठन किन लोगों के वजह से होता है। तो PTC का गठन में सबसे पहले जो आते हैं वो है 3 फिजिशियन, जो कि 3 डॉक्टर्स रहते हैं एक हॉस्पिटल के, जो कि फर्स्ट रहना चाहिए जनरल सर्जन, फिर रहना चाहिए एक एनेस्थेटिस्ट, एंड थर्ड है जनरल मेडिसिन के डॉक्टर। उसके बाद सेकंड, फार्मासिस्ट रहते हैं PTC के कमिटी, नर्सिंग स्टाफ उस हॉस्पिटल के, और एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि PTC का कंपोजिशन किन लोगों के वजह से होता है। तो सबसे पहले 3 डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्सिंग स्टाफ और एक एडमिनिस्ट्रेटर, इन 6 लोगों के गठन से ही PTC का निर्माण होता है या फिर गठन होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ PTC। तो PTC का पहला फंक्शन है, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ रहता है या फिर मेडिकल स्टाफ रहता है, उनको ड्रग के बारे में एजुकेट करना, उनको ड्रग के बारे में बताना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। अगर मार्केट में नई ड्रग आती है तो उसका एजुकेशनल स्कीम या फिर उसके शॉर्ट टर्म में कोर्सेज बनाना चाहिए, जिसके वजह से जो भी मेडिकल स्टाफ है वो एजुकेट हो सके, उनको जानकारी मिल सके। साथ ही साथ जो भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फॉर्मूलरी रहती है, जो कि एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स रहती है, जिसमें से ही रेफर करके पेशेंट को ड्रग दी जाती है, उसका गठन करना, उसको कंपोज करना। नेक्स्ट, जो भी हॉस्पिटल में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, और साथ ही साथ जो भी नए ड्रग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें दिखाई देते हैं, उसको रेगुलेट करना, उसको सही तरीके से मॉनिटर करना। साथ ही साथ जो स्टॉक रहता है उसको भी मेंटेन करने का काम भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट, इसका मैंने डिटेल में वीडियो लिया है हमारे इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी इन द जोश सीरीज वीक 2। उसके बाद नेक्स्ट, जो भी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी रहते हैं उसको हम किस टाइप से लिखते हैं। तो सबसे पहला रहता है RX राइटिंग, मतलब शुरुआत में RX लिखते हैं, उसके बाद उस ड्रग्स के यूज लिखते हैं, उसके बाद उसके मेट्रिक वेट्स इन द एपोथिकेरी मेथड में भी लिखते हैं। अगर चिल्ड्रन के अलग डोजेज है तो उसका एक अलग सेक्शन बनाया जाता है, और सबसे लास्ट में रहता है उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, मतलब उसमें उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उस ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो सेकेंड डे यानी ट्यूसडे को
वीक सेकेंड में हमने लिया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमने पॉइंट कवर किया था टॉपिकल एजेंट्स। तो टॉपिकल एजेंट्स के जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इजी है, पर तभी भी आपको आ नहीं रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पे जाके वो वीडियो अटेंड कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका रिवीजन लेने वाला हूँ। तो टॉपिकल एजेंट में जो सबसे पहला कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम एंटीसेप्टिक या फिर माउथ वॉश कंटेंट भी बोल सकते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3। उसको हम सिनोनियम लूनार कॉस्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनार कॉस्टिक भी बोल सकते हैं। फिर आते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसका कलर कलरलेस है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, टेस्ट उसकी मेटालिक है और बिटर है, मतलब कड़वा स्वाद है उसका। उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा जाए तो वो पानी में भी घुल सकता है और अल्कोहल में भी घुल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड मिलते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम 440 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन होता है, जिससे हमें प्योर सिल्वर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में AgCl, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरेज देखेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट का। इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर विथ एम्बर कलर, मतलब एम्बर कलर बॉटल इन द कूल एंड डार्क प्लेस। उसके यूजेस है माउथ वॉश टू क्विट स्मोकिंग, एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक एंड इरिटेंट प्रॉपर्टीज, यूज्ड टू ट्रीट गोनोकॉकल इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स और बर्न कंडीशन। नेक्स्ट जो सेकेंड कंपाउंड है क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, जो कि एक जर्मिसाइड और एंटीसेप्टिक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ही लंबा है C34H54Cl2N10O14 और उसका सिनोनियम है CHG। फिर आते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। व्हाइट कलर में है, ऑर्डरलेस, बिटर, soluble in water, glycerol and alcohol, and it must be stored in airtight container। एयरटाइट कंटेनर में उसको स्टोर करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O2, मॉलिक्यूलर वेट 34.02 एंड इट्स सिनोनिम्स आर परहाइड्रॉल एंड ऑक्सीडॉल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पर टेस्ट एसिडिक टेस्ट है और बिटर टेस्ट है, बिटर प्लस एसिडिक टेस्ट। उसकी सॉल्युबिलिटीज के बारे में हम देखें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज soluble in water but insoluble in पेट्रोलियम ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जाए, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम आयोडाइड तो हमें रिएक्शन में या फिर प्रोडक्ट में मिलता है KOH प्लस I2। जब H2O2 इज रिएक्टेड विथ लीड सल्फेट PbS तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है लीड सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ H2O। जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विथ HCHO तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है HC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली HCOOH प्लस H2O वाटर। नेक्स्ट उसी दिन ट्यूसडे के दिन हमने जो माइनर सब्जेक्ट लिया था बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमने कवर किया था कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1। तो उसका रिवीजन देखेंगे। बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट में लेने वाले हैं, बहुत स्पीड में लेने वाले हैं, क्योंकि इसका मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया है। देखेंगे नेक्स्ट तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसको एक एग्जांपल है ट्रायोज, टेट्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में
तो दो मेजर कैटेगरीज है, सबसे पहला है शुगर्स, सेकंड है नॉन शुगर्स। शुगर्स में भी सब टाइप है, मोनोसैकेराइड उसके क्लासिफिकेशन है, या फिर एग्जांपल बोल सकते हैं हम उसको, ट्रायोसिस, टेट्रोस, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को हम उसके फंक्शनल ग्रुप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अल्डोसिस में आता है ग्लूकोज और कीटोसिस में आता है फ्रुक्टोज। एल्डोसिस मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको एल्डोसिस में क्लासिफाई करते हैं, और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए हम उसको कीटोसिस में क्लासिफाई करते हैं। डाइसैकाराइड के क्लासिफिकेशन है या फिर एग्जांपल है लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। वैसे ही ऑलिगोसैकेराइड इसके एग्जांपल है रैफिनोज एंड मैल्टोट्रायोज। उसके बाद जो सेकंड मेजर कैटेगरी है नॉन शुगर्स की, उसमें पहला सब कैटेगरी है होमोपॉलीसैकेराइड और उसके एग्जांपल है स्टार्च एंड सेलुलोज। वैसे ही हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो कि सेकंड सब कैटेगरी है और उसकी एग्जांपल है हाई ओलिनोरिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। इट इज ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसको सिंथेसाइज करने के लिए या फिर उसके निर्माण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करता है। सेल ग्रोथ, एडिशन और फर्टिलाइजेशन, ये जो तीन मेन प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके लिए भी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ ही साथ डायटरी फाइबर भी देता है। उसके बाद नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब जो भी अगर कभी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी लगे या फिर इमीडिएट एनर्जी लगे, तो कार्बोहाइड्रेट उसका भी प्रबंध कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। साथ ही साथ वो फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करता है और कीटोसिस को प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एंड पोटेंशियल कार्बोनिल फंक्शन रहते हैं, पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वो कार्बोनिल फंक्शन फ्री नहीं रहते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग टेस्ट, टोमर टोमर टेस्ट और ओसाजोन टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देते हैं। वैसे ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फेलिंग टेस्ट, टोमर टेस्ट एंड ओसाजोन टेस्ट नेगेटिव रहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, माल्टोज एंड फ्रुक्टोज। वैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के है सुक्रोज एंड स्टार्च। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुक्रोज एंड स्टार्च। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद नेक्स्ट, जो वेडनेसडे को हमने देखा था फार्माकोग्नोसी एज अ मेजर सब्जेक्ट में, जिस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लैक्सेटिव्स के बारे में। तो देखते हैं लैक्सेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला जो लैक्सेटिव का क्रूड ड्रग है एलोवेरा, उसका सिनोनियम है एलोवेरा, मुसब्बहार, कोरफल एंड कुमारी, उसको सिनोनिम या फिर उसका अलग नाम। और इसका पार्ट ऑफ प्लांट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसको हम यूज करते हैं। तो इट इज द ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स है या फिर बायोलॉजिकल नेम है एलोबार्बेडेंसिस मिलर, और उसकी फैमिली है लिलिएसी। नेक्स्ट, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। तो एलोवेरा में बार्बेलोइन, रेजिन, एलोइमोडिन, आइसोबार्बेलोइन, एलिनोसाइड ए एंड बी, पी कौमारिक एसिड एंड बार्बेलोरेसिनोटेनॉल। तो ये सारे केमिकल्स रहते हैं एलोवेरा में। उसके यूजेस देखेंगे तो एलोवेरा को हम लैक्सेटिव्स में यूज करते हैं, एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। उसे कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं टू क्लियर द स्किन ब्लेमिशेस। तो जो भी स्किन के ऊपर या फिर त्वचा के ऊपर जो झुर्रियां रहती है उसको हटाने के लिए या फिर उसको भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो हेयर ग्रोथ है, बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाल को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रुबाब जो सेकेंड क्रूड ड्रग है लैक्सेटिव्स में, जिसका सिनोनियम है रूयम, रेई, राइजोम,
और राइजोम भी उसका हम बोल सकते हैं, और पार्ट ऑफ प्लांट या फिर कौन सा पार्ट है तो राइजोम एज उसे इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल नेम है रुबाब का रूयम पैल्मेटम लिन, और उसका फैमिली है पॉलीगोनासी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बायोलॉजिकल नेम रूयम पैल्मेटम लिन और उसकी फैमिली है पॉलीगोनासी। उसके बाद रुबाब के हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्रिसोफेनॉल, एलोइमोडिन, सिनामिक एसिड, रेइन, फिजियोन, एंथ्रोन, डाई एंथ्रोन एंड कैल्शियम ऑक्सैलेट, और इसका यूज है इट इज यूज एज लैक्सेटिव्स। उसके बाद जो थर्ड क्रूड ड्रग है कैस्टर ऑयल, जिसको हम ओलियम रिसिनी भी बोलते हैं, और उसके सीड से जो तेल निकलता है, उसके जो बीज से जो तेल निकलता है उसे हम एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, और उसकी फैमिली है यूफोरबियासी। उसके बाद कैस्टर ऑयल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे। तो कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड आइसोस्टीयरिक एसिड, ये सारे एसिड प्रेजेंट रहते हैं कैस्टर ऑयल में, और उसका यूज है लैक्सेटिव्स। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का जो क्रूड ड्रग है इसाबगोला, जिसको हम इसाबगोल भी बोल सकते हैं या फिर इसाबगोला भी बोल सकते हैं, और उसके हम सीड इस्तेमाल करते हैं एज अ लैक्सेटिव्स, और उसका बायोलॉजिकल नेम है प्लांटागो ओवाटा, और उसकी फैमिली है प्लांटिजिनासी। उसके बाद उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जाइलोज, रैमिनोज, आर्बिनोज, म्यूसिलेज, रेजिन एंड प्रोटीन्स। उसके बाद उसके यूजेस हम देखेंगे। इट इज यूज एज लैक्सेटिव्स, लैक्सेटिव्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम में उसका इस्तेमाल करते हैं, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर जो लंबा समय तक चलने वाला जो कब्ज है उसको हटाने के लिए या फिर उसको भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नेक्स्ट है सेन्ना, तो सेन्ना को हम इंडियन सेन्ना भी बोल सकते हैं या फिर उसको साधारण से सेन्ना भी बोल सकते हैं, और उसके छोटे पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं, पत्ते इस्तेमाल करते हैं एज अ लैक्सेटिव, और उसका बायोलॉजिकल नेम है कैसिया एंगस्टिफोलिया, और उसकी फैमिली है लेजुमिनासी। उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेनोसाइड ए, बी, सी एंड डी, साथ ही साथ उसमें सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है, म्यूसिलेज भी मौजूद है, कैल्शियम ऑक्सैलेट और फाइजोस्टेरॉल भी मौजूद है, और उसको हम एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, उसी नेक्स्ट डे हमने देखा था फार्मास्यूटिक्स, उसमें हमने कवर किया था इमल्शन पार्ट 1 रिवीजन, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो रिवीजन ऑफ इमल्शन में हमने देखा था इमल्सिफाइंग एजेंट, और उसी इमल्सिफाइंग एजेंट में हमने देखा था HLB वैल्यू ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर इमल्सिव वैल्यू HLB वैल्यू ज्यादा है इमल्सिफाइंग एजेंट में, मतलब अगर 8 से लेकर 18 के बीच में उसकी HLB वैल्यू है, तो हम उसे ऑयल इन वाटर इस इमल्शन में उसको ऐड करते हैं, उस इमल्सिफाइंग एजेंट को। अगर HLB वैल्यू कम है, मतलब 2 से लेकर 8 तक है, तो हम उसको वाटर इन ऑयल इस इमल्शन में ऐड करते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो देखते हैं अकाशिया की HLB वैल्यू है 8, तो उसको हम ऑयल इन वाटर इस इमल्शन में ऐड करेंगे एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद है ग्लिसरीन मोनोस्टीरेट, उसकी HLB वैल्यू है 3.8, जिसको हम वाटर इन ऑयल इस इमल्शन में ऐड करेंगे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। सॉर्बिटॉल मोनोस्टीरेट, जिसकी HLB वैल्यू है 4.7। पॉलीसॉर्बेट 20, उसकी HLB वैल्यू है 16.7। पॉलीसॉर्बेट 60, जिसकी HLB वैल्यू है 14.9। पॉलीसॉर्बेट 80, जिसकी HLB वैल्यू है 15 यानी 15। सोडियम लॉरिल सल्फेट SLS, जिसकी HLB वैल्यू है 40। सोडियम ओलिएट, जिसकी HLB वैल्यू है 18। ट्रकागांथ, जिसकी HLB वैल्यू है 13। ट्राई इथोनालामाइन ओलिएट, जिसकी HLB वैल्यू है 12। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन,
तो इसमें हमने सिर्फ नाम देखे थे। तो इमल्शन किस किस टाइप से बनते हैं, तो सबसे पहला मेथड है ड्राई गम मेथड से बनते हैं, वेट गम मेथड से बनते हैं, बॉटल मेथड और अदर मेथड है जो कि हम मैकेनिकल हम यूज करते हैं टू मेक द इमल्शन को बनाने के लिए। तो कौन से मशीन्स यूज करते हैं हम अदर मेथड में, तो सबसे पहला है हैंड होमोजेनाइजर और सेकंड है सिल्वर सन मिक्सर होमोजेनाइजर। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल जुरिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था पॉइजन एक्ट 1990। तो पॉइजन एक्ट पास किया गया था 3 सितंबर 1919 में, पूरे इंडिया में लागू किया गया था या फिर पूरे भारत में लागू किया गया था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर छोड़ के। इस पॉइजन एक्ट का हेतु है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, पोजीशन करना या फिर पूरे जो पॉइजन की खरीदी और बिक्री है इसको कंट्रोल और रेगुलेट करना। उसके बाद अगर कोई पॉइजन एक्ट के नियमों को तोड़ता है या फिर उसके नियमों को भंग करता है तो उसके ऑफेंसेस या फिर उसके पेनाल्टीज है। अगर वो पहली बार कर रहा है तो 500 रुपीज या फिर 500 रुपए दंड और 3 महीने की जेल। अगर वो दूसरी बार कर रहा है तो 1000 रुपए दंड और 6 महीनों की जेल उसे हो सकती है। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स है तो उसको 2 लिस्ट में डिवाइड किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लिस्ट ए और लिस्ट बी। जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी का हमने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स स्टडी किया था वीक सेकेंड में, दूसरे हफ्ते में, उसके बारे में हम देखेंगे। जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब उस ड्रग को हम उस कंडीशन में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो मायस्थेनिया ग्रेविस में हम कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब या फिर एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन और टैंकोरियम, ये 3 ड्रग हम प्रिस्क्राइब नहीं करते मायस्थेनिया ग्रेविस में। कॉन्स्टिपेशन में हम मॉर्फिन, एट्रोपिन और कोडिन, ये 3 ड्रग नहीं करते हैं। हेड इंजुरी में हम मॉर्फिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। नेक्स्ट हाइपर एसिडिटी में जो नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है या फिर NSAIDs है उसको हम प्रिस्क्राइब नहीं करते एसिडिटी में, क्योंकि वो बहुत ही और वर्स कर देता है या फिर उस एसिडिटी को और बुरी तरह से इंज्योर करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम एड्रेनालिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। ओडिमा में हम इस्ट्राडायोल, NSAIDs और स्टीरॉइड्स प्रिस्क्राइब नहीं करते या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट सिरोसिस ऑफ लीवर, अगर लीवर की कौन सी भी बीमारी हो या फिर कौन सा भी डिसऑर्डर हो, अल्कोहल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अल्कोहल लीवर को पूरा खराब कर देता है और अल्कोहल के साथ फिनोबार्बिटोन, ये 2 ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पेप्टिक अल्सर, उसमें हम आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक और सैलिसिलेट, जो NSAIDs है उसमें ये कैटेगरी के ड्रग हम पेप्टिक अल्सर में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। लीवर डैमेज में भी हम अल्कोहल और फिनोबार्बिटोन प्रिस्क्राइब नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है वो। उसके बाद नेक्स्ट हाइपर टेंशन में हम एड्रेनालिन और अदर एड्रेनर्जिक ड्रग, एड्रेनालिन एंड अदर एड्रेनर्जिक ड्रग हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी में हम कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं करते, तो वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, सिस्प्लास्टिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, बार्बिटुरेट्स एंड अदर CNS डिप्रेसेंट, थैलिडोमाइड, मॉर्फिन एंड एंटी कैंसर ड्रग। ये ड्रग हम इसीलिए प्रिस्क्राइब नहीं करते किसी प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि एक तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है जिसके वजह से जो फीटस है या फिर जो बेबी है उसको एडवर्स ड्रग दिखाई देते हैं, या फिर प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करता है जो जो कि सेम है बेबी को या फिर फीटस को एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर बुरी तरह से उसके ऊपर इफेक्ट कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टेबल फॉर वीक थर्ड, जो आने वाला हफ्ता है या फिर आने वाला वीक है उसका टाइम टेबल है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वीक थर्ड, तीसरा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है
5 सितंबर 2022 से लेकर 10 सितंबर 2022। तो 5 सितंबर जो कि मंडे है, मंडे को हम लेने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इमल्शन पार्ट 2, और बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम कवर करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2। 6 सितंबर को हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिकल एजेंट्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और एचसीपी में हम कवर करने वाले हैं पॉइजनिंग। वेडनेसडे जो कि है 7 सितंबर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी एंड ज्यूरिक्स। तो फार्माकोग्नोसी में हम कार्मिनेटिव्स और सीएनएस के ड्रग्स देखने वाले हैं, और ज्यूरिक्स में हम कवर करने वाले हैं फार्मेसी एक्ट 1948। थर्सडे जो कि आता है 8 सितंबर 2022, उसमें सिर्फ हम एक ही सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मेकोलॉजी, और फार्मेकोलॉजी का हम देखने वाले हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तकरीबन हम 50 ड्रग्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे को भी हम एक ही सब्जेक्ट लेने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स, और उस सब्जेक्ट का हम सस्पेंशन, यह पूरा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 सितंबर जो कि आता है सैटरडे, उसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थेटिक्स एंड एंटीसाइकोटिक्स। ये दो टॉपिक हम उस वीडियो में या फिर उस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरे फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर फार्मास्यूटिक्स के आपको इजी लैंग्वेज में ब्लॉग्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो, pharmamylonblogs.blogspot.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।